हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं अपन नॉट सेट PYQs 2024 नॉट सेट 7 के पेपर सॉल्यूशंस की बात करेंगे अपन। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। बिना कुछ बातचीत किए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बात बता देता हूं मैं, इन क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे और उसके साथ में रेशनल को भी पढ़ेंगे। जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं उसके साथ में कुछ रेशनल्स भी हैं, क्योंकि वो रेशनल्स के जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 10 स्टार बोल सकते हैं अपन, 10 स्टार वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं, तो उनको भी अपन पूरा का पूरा डील करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना कंटेंट आपको कैसा लगा। हाँ, एक बात बता देना कमेंट करके कि पूरे के पूरे रेशनल को भी डील करो या डायरेक्ट फिर क्वेश्चन ही लेके आता हूँ मैं। आप बता देना, नेक्स्ट सेशन अपन वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब वॉलेटाइल टॉपिक आपका कौन सा है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया से 100 to 1% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब एक नोट सेट को छोड़ के अगले नोट सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वॉलेटाइल है, 10 स्टार का क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है कि जो T6 है, T6 से मतलब अपर अपन बोल सकते हैं कि लेवल की इंजरी होना ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहलाता है। उसको अपन अलग से मतलब इस क्वेश्चंस के बाद में अपन पूरा का पूरा डील करेंगे। तो इस टॉपिक को अपन पूरा का पूरा डील करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, कॉजेटिव एजेंट, साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट तक अपन पूरा का पूरा डील करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द मेजर सिम्टम ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मेजर सिम्टम कौन सा है, आप गैस ज़रूर कर लेना। इस सेशन में अपन डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन से लेकर आएंगे, आंसर साथ में मैंने शो नहीं किया है। तो ऑप्शन ए हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया और ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा सा ज़रूर सोचना आप एक बार। तो राइट आंसर आपका होगा हाइपरटेंशन, और कौन सा होगा उसके साथ में? टेकिकार्डिया होगा या ब्रेडिकार्डिया होगा, क्या होगा उसके साथ में? कौन सा होगा? ब्रेडिकार्डिया आपका राइट होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया इज़ द राइट आंसर। अब अपन इस टॉपिक को देखेंगे, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये वॉलेटाइल टॉपिक है, 100 to 1% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं अपन ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया ए न्यूरोजेनिक इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली टू प्रिवेंट ए हाइपरटेंसिव स्ट्रोक। देखो मैं एक ही बार पढ़ूंगा, एक ही बार में आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ऐसे इरिटेशन होता है मतलब 2 से 3 बार बताने से। इतना टाइम भी नहीं है आपके पास में कि 1 से 2-3 बार आप ये सुन सको। तो ए न्यूरोजेनिक इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली टू प्रिवेंट ए हाइपरटेंसिव स्ट्रोक। तो इसको अपन बोल सकते हैं न्यूरोजेनिक इमरजेंसी है, और मतलब इसको इमीडिएटली ट्रीट किया जाना चाहिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए? हाइपरटेंसिव स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए। मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होगा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, स्टार लगा देना इस पर, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस है उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली एम्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हाइपरटेंसिव का अपन बोल सकते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस का, नॉट ए ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो कोज क्या है इसका? इंजरी एट और अबव T6 लेवल, मैंने अभी बता दिया था। T6 लेवल से अबव इंजरी होना ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहलाता है। साइन सिम्टम्स की बात करेंगे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना। डिस्टेंडेड बोवल एंड ब्लेडर देखने को मिलेगा। कार्डिनल साइन कौन से हैं? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्डिनल साइंस ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, डिस्टेंडेड बोवल एंड ब्लेडर, एम्स PGI में भी पूछा गया है 2020 में। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। डिस्टेंडेड बोवल एंड ब्लेडर कार्डिनल साइन है। तो
नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। अपन ने बात की थी ना हाइपरटेंशन, तो ड्यू टू किस कारण से होता है, ड्यू टू इम्पैक्ट रेक्टम exert pressure on vagus nerve and stimulate sympathetic nervous system causing vasoconstriction resultant hypertension, जो malignant टाइप का होता है हाइपरटेंशन। तो इम्पोर्टेंट है नर्व हैं क्या हो रही हैं, वो वेगस नर्व क्या हो रहा है, जो वेगस नर्व पे प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या हो रहा है, स्टिम्युलेट हो रहा है, जिसके कारण आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और देन कोज हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर होगी। ये किस प्रकार का हाइपरटेंशन होगा, मेलिग्नेंट टाइप का ब्रेडिकार्डिया होगा। देखो हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया इंपॉर्टेंट है ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कारण, मतलब हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो इस कंडीशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू वेगस नर्व स्टिमुलेशन, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी जिसके कारण क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया अकर होगा और हार्ट रेट अब अपन बोल सकते हैं। इसमें ये बताया गया है वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी इंक्रीज होगी, देन मतलब किसके कारण, वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कारण। हेडेक एंड नेजल कंजेशन, देखो हेडेक और नेजल कंजेशन भी देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायफोरेसिस क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपके वॉलेटाइल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है अपना सेकंड, 25 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। एक 25 ईयर ओल्ड लेडी हैं जिसकी हिस्ट्री क्या है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग देखने को मिल रही है, ओपन टू पॉइंट ऑफ स्किन इरिटेशन, जिसके कारण स्किन इरिटेशन होगा। सी रिपोर्ट्स इंट्रसिव थॉट्स, और बार बार उसके इंट्रसिव थॉट्स आ रहे हैं अबाउट कंटामिनेशन के बारे में, मतलब उसने हाथ नहीं धोए ऐसा, मतलब कंटामिनेशन ऐसा लग रहा है उसके हाथ कंटामिनेटेड ही हैं, गंदे ही हैं, उसको ऐसा थॉट होगा जिसके कारण वो बार बार अपनी मतलब फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेगी। कंटामिनेशन एंड जर्म्स देखने को मिलेंगे, मतलब उसको थॉट होगा इसका, कंटामिनेशन एंड जर्म्स विच लीड टू इंटेंस एंजाइटी, जिसके कारण उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी और एंड डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो थॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ही तो देखने को मिलते हैं ना, ओसीडी में ही तो देखने को मिलता है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे ही बता दिया है, ओसीडी में देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट, तो पैनिक डिसऑर्डर होगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी में है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी में है मेजर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपका राइट होगा, अभी मैंने बता दिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी इज ए लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंसेस अनकंट्रोलेबल, देखो पर्सन को अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं एंड रिकरिंग थॉट्स, जिसको अपन बोल सकते हैं थॉट आना, ऑब्सेशन ही बोला जाता है। एंगेजेज इन रिपीटेटिव, जो रिपीटेटिव बिहेवियर किया जाता है उसको कंपल्सन, देखो रिपीटेटिव बिहेवियर कौन सा हो गया उसमें, हैंड वॉशिंग, और जिसको क्या होगी, जिसको ये देखो एंजाइटी और डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्सेस कंपल्सन बोलेंगे। एंगेजेज इन रिपीटेटिव जो बिहेवियर होता है उसको क्या बोलेंगे, कंपल्सन बोलेंगे। और जो थॉट्स होते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आना, मतलब कंटामिनेटेड जैसा थॉट आना, और रिपीटेटिव बिहेवियर क्या होना, हाथ धोना। देखो हाथ धोना क्या होगा, एक आपका किस प्रकार का होगा, वो आपका एक कंपल्सिव होगा, कंपल्सिव बिहेवियर बोल सकते हैं। और थॉट्स में तो देखो सोचना, दिमाग में कुछ आइडियाज़ आना, उसको अपन बोल सकते हैं ऑब्सेशन या थॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मिस्टर राजू थिंक्स डॉक्टर सुरेश एज हिज फादर फिगर एंड वेट फॉर हिज अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, व्हाट इज़ द कंडीशन। देखो जो मिस्टर राजू हैं सोच रहे हैं डॉक्टर सुरेश एज हिज फादर्स फिगर एंड वेट फॉर हिज अप्रूवल और डिसअप्रूवल, व्हाट इज़ द कंडीशन। तो ये किस प्रकार की कंडीशन होगी, मतलब फादर्स और डॉक्टर के बीच में बातचीत हो रही है। तो वह आपका ऑप्शन ए है ट्रांसफेरेंस, ऑप्शन बी है काउंटर ट्रांसफेरेंस, ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है रिजेक्शन। तो यहाँ पे आपका
ट्रांसफेरेंस होगा। क्यों होगा अभी अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन भी। तो ट्रांसफेरेंस definition very important. Transference is the redirection of feelings about a specific person onto someone else। देखो ऐसा लग रहा है मतलब डॉक्टर वो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, मतलब स्पेसिफिक पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स आना someone else in therapy। This refers to a client's projection of their feelings about someone else onto their therapist। देखो प्रोजेक्शन जैसी फीलिंग्स देखने को मिल रही हैं, मतलब प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब ब्लेम्स लगाना दूसरों पे। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था, तो आपने ट्रांसफेरेंस को राइट किया है। और काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है, इज़ द रीडायरेक्शन ऑफ ये फीलिंग्स होती हैं थेरापिस्ट और जो आपका क्लाइंट होता है उसके बीच में जो फीलिंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है वो काउंटर ट्रांसफेरेंस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने ये 4 क्वेश्चंस इस क्लास में करवाए हैं जिसमें रेशनल मैंने बताए हैं, ये टॉपिक्स वॉलेटाइल हैं, पूछे ही जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से 100 to 1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डोज फॉर रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया इन ए न्यूबॉर्न बेबी विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट। देखो डोज फॉर रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, देखो डोज किसकी पूछी गई है, रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया। तो सबसे पहले रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है इसको अपन अलग से डील करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। डोज फॉर रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, न्यूबॉर्न के अंदर रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया की डोज क्या है विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट, और उसके साथ में ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट भी पूछी गई है। ये क्या होती हैं, मतलब कितने ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट कितनी होती हैं ये पूछा गया है। डोज कितनी है, तो 12 mg पर केजी इसकी डोज रखी गई है। पर केजी के अकॉर्डिंग अगर आपका बेबी कितना है 2 kg का है तो ये कितना हो जाएगा 24 mg हो जाएगा पर केजी अपन बोल सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं मेटल हाइपो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, साइन सिम्टम्स देखेंगे, पूरे के पूरे डील करेंगे। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज़ लो लेवल ऑफ प्लाज्मा और ब्लड ग्लूकोज इन द न्यूनेट। देखो हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ प्लाज्मा और ब्लड ग्लूकोज लेवल का मतलब लो होना, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। ये तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न, कौन सी होगी आपकी हाइपोग्लाइसेमिया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पुटअप हो सकता है। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम कौन सी होती है, हाइपोग्लाइसेमिया की। और इन्फेंट विद परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, अगर इस इन्फेंट है परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया फॉर मोर देन 72 आवर्स और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया तो मोर देन 10 से 12 mg पर केजी पर मिनट ग्लूकोज रिक्वायरमेंट रहती हैं। देखो अगर आपका बेबी है जो इन्फेंट है विद परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, यहाँ पे परसिस्टेंट है ना कि आपका वो रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया है, यहाँ पे परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया पूछा गया है। तो वो परसिस्टेंट अगर हाइपोग्लाइसेमिया है कितने घंटे से 72 आवर्स, मोर देन 72 आवर्स से ज़्यादा है और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है तो मोर देन 10 से 12 mg पर केजी पर मिनट ग्लूकोज रिक्वायरमेंट रहेगी उस पेशेंट को। डेफिनेशन क्या होगी, ये आपके डेफिनेशन है IAP के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। तो सिम्टोमेटिक ब्लड शुगर, अगर ये डेफिनेशन है आपकी, सिम्टोमेटिक ब्लड शुगर अगर लेस देन 40 mg पर DL आए न्यूनेट के अंदर तो वो आपका हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी। और ए सिम्टोमेटिक कब आएगा, जब लेस देन 4 आवर्स ऑफ एज, अगर एज आपकी 4 आवर्स से कम है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आएगा आपका 25 mg पर DL। ये वैल्यू याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं 25 mg पर DL। और 4 से 24 ओवर का अगर आपका बेबी हो गया है तो 35 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल कमी होगी तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाएगा। 24 से 48 को बोला जाएगा, मतलब 45 mg पर DL हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाएगा उस कंडीशन को। मोर देन 48 ओवर का है तो
उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 mg से कम आएगी, अगर 60 mg से कम आएगी, अगर मोर देन 60 mg से ज़्यादा है तो आपका नॉर्मल कंडीशन होगा, 60 से कम आ रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार। और उसमें पूछा गया था IAP के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन क्या दे रखी है WHO के अनुसार, अगर फर्स्ट 24 आवर में आपका फर्स्ट 24 आवर के अंदर आपका बेबी का ब्लड शुगर लेवल कितना है, 30 mg पर DL से कम आ रहा है, 30 mg पर DL से कम आ रहा है, या 1.6265 मिली मोल पर लीटर आ रहा है, तो वो कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और आफ्टर 24 आवर में आ रहा है तो 45 mg पर DL या अपन बोल सकते हैं 2.5 मिली मोल पर लीटर, ये कंडीशन पूछी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 24 आवर वाली पूछी जाती हैं। अगर आपका बेबी डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा, ये टाइम नहीं दिया रहेगा, बेबी का हाइपोग्लाइसेमिया पूछा जाएगा, मतलब न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया कब होगा, लेस देन 45 mg पर DL। ध्यान रख लेना, 24 घंटे से अगर बेबी कम है आपका तो लेस देन 30 mg से 30 mg पर DL 30 mg पर DL से कम ग्लूकोज आएगी, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाएगा। और आफ्टर 24 आवर के बाद में आपका बेबी, मतलब उसकी एज हो गई या 24 आवर घंटे के बाद तक हो गई है, तो 45 mg पर DL उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, या कम होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या दे रखा है, इन्फेंट्स के हैं, ये डियर स्टूडेंट के हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, टेकिकार्डिया होगा, टेकीपीनिया होगा, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, पेलर है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी और स्वेटिंग देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन आपको ये याद रख लेना, टेकीपीनिया टेकीकार्डिया तो याद रखना ही, पुअर सकिंग ये पूछा जाता है, पुअर सकिंग पुअर फीडिंग वाला ये दोनों पूछे जाते हैं, और पेलर, ये 3 मेनली याद जरूर रख लेना। टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी और स्वेटिंग देखने को मिलेगा, लेथार्जी और हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, एपनिया और इरेगुलर ब्रीथिंग एफर्ट्स देखने को मिलेगा, साइनोसिस एंड सीजर्स, ये याद रख लेना, साइनोसिस और सीजर्स देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या होगा, जेस्टेशन एज 35 वीक्स 35 वीक होनी चाहिए आपकी जेस्टेशन एज। ऑल इन्फेंट्स, अब अपन इन्फेंट्स पूरे के पूरे इन्फेंट्स की बात करते हैं। स्किन टू स्किन केयर दी जानी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट का पूछा जा रहा है, मतलब ऑल इन्फेंट्स में अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्किन टू स्किन केयर की जाएगी, स्किन टू स्किन केयर की जाएगी। कीप बेबी को कैसा रखा जाएगा, वार्म रखा जाएगा, कीप वार्म, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ, तो विद इन फर्स्ट आवर के अंदर उसको प्रमोट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। नेक्स्ट है इन्फेंट शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट्स को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग पे रखेंगे। नॉट गिव वाटर और ग्लूकोज वाटर, देखो ग्लूकोज वाटर और नॉर्मली वाटर नहीं देना है, और फार्मूला में इंटरफेयर विद नॉर्मल मेटाबॉलिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म को इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट है एट रिस्क इन्फेंट्स, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इन्फेंट्स के अंदर, तो सिम्टोमेटिक एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका 40 mg पर DL है तो स्टार्ट IV अपन ग्लूकोज देंगे, और सिम्टोमेटिक विद ब्लड ग्लूकोज आपका 20 लेस देन 20 mg पर DL है तो गिव बोलस IV देंगे। डेक्सट्रोज 10% 1 से 2 ml पर kg के अकॉर्डिंग देंगे, फॉलोड बाय इन्फ्यूजन एट द रेट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, 5 से 8 mg पर kg के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी। और टारगेट ग्लूकोज आपका कितना होना चाहिए, मोर देन 50 mg पर DL है तो नॉर्मल कंडीशन अकर आ जाएगी, उससे कम है 35 से हैं तो उसको ये अपन बोलस देंगे 10% ग्लूकोज, डेक्सट्रोज ग्लूकोज देंगे 1 से 2%, 1 से 2 ml पर kg के अकॉर्डिंग देंगे। कितनी देर देना है, और इन्फ्यूजन रेट क्या रहेगी, 5 से 8 mg पर kg, ये भी याद रखना 5 से 8 mg पर kg ये इन्फ्यूजन रेट रहेगी इन्फेंट्स के अंदर। और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार ब्रेस्ट फीडिंग को कराएंगे। और रीचेक प्लाज्मा ग्लूकोज विद इन 30 मिनट्स में रीचेक करेंगे प्लाज्मा ग्लूकोज को। और एसिम्टोमेटिक अगर आपका आ रहा है लेस देन 40 mg पर DL एंड लेस देन 4 आवर्स में एज में तो स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग अपन को स्टार्ट करनी है। रीचेक ब्लड ग्लूकोज फॉर नेक्स्ट फीडिंग से पहले ब्लड ग्लूकोज को चेक कर लेना है। कंटिन्यू रखनी है अपनी स्किन टू स्किन केयर को। और इंटेंसिफाई ब्रेस्ट फीडिंग को इंटेंसिफाई करना, और इवाल्युएट फॉर
अदर अंडरलाइंग जो इलनेस मतलब अदर जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे उसको इवालुएट करना है। और इफ़ ग्लूकोज लेवल लेस देन 35 mg पर DL स्टार्ट, आपको क्या कर देना, IV ग्लूकोज थेरेपी स्टार्ट कर देना। और टारगेट अपना क्या होना चाहिए, इतना अपन को कर देना है ब्लड ग्लूकोज, मतलब इसकी लेवल ये आएगी तब इसको अपन को स्टॉप कर देना है। रीचेक अनटिल 3 नॉर्मल लेवल्स, और रीचेक करना है जब तक मतलब 3 लेवल्स अपन चेक करेंगे तब तक अपन को रीचेक ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है। चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल वंस एट 24 आवर में, देखो पहले 24 आवर में करना। ऑफ एज इन बेबीज लाइक स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, SGA या लो बर्थ वेट या प्री टर्म। देखो चेक ग्लूकोज लेवल्स, देखो चेक ग्लूकोज लेवल्स वंस एक बार करनी है एट 24 आवर्स ऑफ एज इन बेबीज के अंदर चेक करनी है। लाइक स्मॉल जैसे जो बेबी आपके स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हैं, लो बर्थ वेट है, उनमें एक बार चेक करना है। जो प्री टर्म है, मैक्सिमम डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन थ्रू पेरिफेरल IV कैनुला एंड सेंट्रल वेनस कैथेटर कितना होना चाहिए, 12.5% एंड डेक्सट्रोज कितना होना चाहिए आपका 25% रेस्पेक्टिवली। ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट ये आपकी रहेगी। तो ये ग्लूकोज इन्फ्यूज़न क्या रहेगी, मतलब 12%, 12.5% और एंड 25% ये आपका रहेगा जो पेरिफेरल मैक्सिमम अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन रहेगी जो कैनुला एंड इंट्रावेनस से अपन देंगे। तो ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट ये पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ग्लूकोज, ये एक मेजरमेंट है कि अपन को कितनी ग्लूकोज देनी है एज mg पर kg पर मिनट के अकॉर्डिंग। ए नियोनेट के अंदर रिसीविंग कर रहा है नियोनेट, देखो नियोनेट में अपन कितनी देंगे, अगर आपका टर्म नियोनेट है तो 4 से 6 mg पर kg पर मिनट अपन को ग्लूकोज इन्फ्यूज़न देना है, मतलब इसको कई बार GIR भी बोला जाता है। ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट कितनी है नियोनेट्स के अंदर, टर्म नियोनेट्स के अंदर 4 से 6 mg पर kg इंपॉर्टेंट है। और प्री मेच्योर नियोनेट्स के अंदर कितनी है, 6 से 8 mg पर kg है पर मिनट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोनों ही। अब अपन पूछा है, अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेजिस्टेंट और परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया है, रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया का पूछा गया है क्वेश्चन अपन को कि उसमें ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट कितनी रहनी चाहिए। तो इसको और क्या नाम से बोला जाता है, आल्सो नाउन एज रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसेमिया। तो रेजिस्टेंट या परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया को रेफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न रेट और मोर देन 12 mg पर kg पर मिनट और मोर देन 24 आवर सजेस्ट रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया। देखो ये आपकी इन्फ्यूज़न रेट हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए डेक्सट्रोज, ये आपके 2024 नोट सेट 7 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स, और इसको किस नाम से जाना जाता है, रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसेमिया। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न रेट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 12 mg पर kg पर मिनट और मोर देन 24 आवर सजेस्ट रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया। और एनी हाइपोग्लाइसेमिया परसिस्टेंट बियॉन्ड 1 वीक और 7 डेज डेस्पिट एडिक्वेट मैनेजमेंट सजेस्ट परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया। अगर बेबी आपके 24 घंटे से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को अपन रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। और अगर 1 वीक से हो गए हैं या 7 डे हो गए तो भी अपन उस परसिस्टेंट जो कंडीशन होगी आपकी, उस कंडीशन को परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। उसका एडिक्वेट मैनेजमेंट अपन को जल्द से जल्द करना है। कोजेज क्या रहेगा, अब कोजेज है इंपॉर्टेंट है। कोजेज क्या है, हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट करेंगे, मतलब हाइपर इंसुलिन और इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज द DIR जो डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न रेट या ग्लूकोज GIR ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट कितनी रहेगी, 12 से 15 mg पर kg। कीप इन माइंड दैट मोर देन कितनी होनी चाहिए, 12.5%। डेक्सट्रोज शुड नॉट बी गिवन थ्रू ए पेरिफेरल वेन एंड ए सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन इज रिक्वायर्ड। देखो अपन को क्या करना है, 12.5 से ज़्यादा नहीं देनी है। ये ग्लूकोज इन्फ्यूज़न रेट नोट में लिखाया था अपन ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
ध्यान जरूर रख लेना। नेक्स्ट अपन अब आप कमेंट जरूर करके बता देना कि ये टॉपिक साथ में पढ़ो या डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस लेके आओ। तो साथ में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चंस आपके कम कवर होंगे, और अलग पढ़ाएंगे मतलब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो वो आप हमें कमेंट करके बता देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।